नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे। मध्यकालीन बिहार में सल्तनत काल में बिहार को जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार से संदर्भित जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुसामुद्दीन के सहायक बख्तियार खिलजी ने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल शासन कर रहा था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में तुर्कों की सबसे महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी, जो जिसे आधुनिक बिहार शरीफ कहा जाता है, पर विजय थी। यह विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 ईस्वी के बीच नादिया, जो बंगाल में पड़ता है, पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित किया था। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया था। उसके बाद है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अख्ता प्रदान की। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार तथा लखनौती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 तक शासन किया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां को बिहार का राज्यपाल बनाया। उसके बाद है बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशस्ति में किया गया है। लखनौती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से 80 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के काल में बिहार की स्थिति। तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। जवाबीद का संबंध राज्य कानून से है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने द्वार समुद्र, जो कर्नाटक में है, को विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। उसके बाद है खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर यानी भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश में बिहार। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ नालंदा में थी और गियासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया और मोहम्मद तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जो दौलताबाद यानी महाराष्ट्र में पड़ता है, ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली लाया। इस कारण उसे अंतर्विरोधों का विस्मयकालीन मिश्रण तथा सनकी अथवा पागल बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश को वैनवार वंश या अनिलवाड़ वंश कहा जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल करने के लिए पृथक विभाग दीवान ए बदगान का गठन किया गया था।
बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविद्यालय यहीं अवस्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित है, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम विहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया। इस समय के प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिनहाज सिराज की रचना तबकाते नासिर में मिलता है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगृह, जो राजगीर में है, कि कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने की भी चर्चा है। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मलफूजात यानी उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। सिरते फिरोजशाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उसके बाद है लोदी वंश। लोदी वंश में बिहार की स्थिति। तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के अब बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 96 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। लोदी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई थी और बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना। उसके बाद है पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो 1526 में हुई थी। उसके बाद बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसमें उनका साथ नुहानी और फारमूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया था। आइए कुछ अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। जैसे मध्यकालीन बिहार के कुछ अभिलेख हैं। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंच ताम्र पत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, उसके बाद खड़गपुर के राजा का अभिलेख और भभुआ में शेर शाह का अभिलेख, खैरवाल प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।